चले तो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले ट्रू और फॉल्स में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ये फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है क्या? तो आपको यहाँ बताना है। तो ऑटोनोमस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो क्या है? उसका कारण जो है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सरकार अगर सीएम राइज स्कूल बनाती है तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और अगर सरकार जो है रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है या वंदे भारत बनाती है, तो ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे सरकार को इनकम होती है। वंदे भारत चलेगी तो उससे सरकार को इनकम होगी। अगर ब्रिज बनेंगे तो सरकार को उससे टैक्स आएगा। तो जो आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे सरकार की इनकम बढ़ती है, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सरकार की इनकम नहीं बढ़ती। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? सीएम राइज स्कूल, तो उसमें सरकार लगाती तो है पैसे, पर उससे पैसे मिलते नहीं हैं। पहले तो टीचरों को देना पड़ते हैं, स्टूडेंट से फीस मिलती नहीं है। तो अगर सीएम राइज स्कूल देखें अपन, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है या ऐसे इन्वेस्टमेंट को अगर इंक्रीज करती है तो उससे इनकम लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट आपका फॉल्स है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। भाई साहब इक्वल हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमेशा इक्वल हैं ये नहीं मान सकता। तो भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल नहीं होते। जितनी सेविंग करोगे आप उतना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट है व्हेन, थर्ड है आपका व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज ऑल्सो जीरो। क्या इनकम जीरो होती है? अगर मान लो किसी इंसान की इनकम जीरो है तो इसका मतलब वो कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। क्या भिखारी की इनकम जीरो होती तो कुछ भी खाता पीता नहीं है? अगर किसी कंट्री की इनकम जीरो है या किसी भी कहीं भी अगर हम मैक्रो की बात करें तो इनकम जीरो होने पर भी जो है थोड़ा बहुत कंजम्पशन तो बना ही रहता है। इसीलिए कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता। जितना नीडेबल कंजम्पशन है उतना तो होगा ही होगा। तो इसीलिए इनकम के जीरो होने पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। तो थर्ड भी फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ आपका एपीएस कैन बी नेगेटिव। अगर एपीएस की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है ना? तो एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है अगर सेविंग नेगेटिव होता है तो, ठीक है। तो ये ट्रू है ना। फोर्थ, एमपीएस आर नेवर बी नेगेटिव। क्या एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता? तो ये भी ट्रूथ है, एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो एपीएस और एमपीएस पर मैंने आपको कई बार न्यूमेरिकल समझाए हैं। अगर आपको एपीएस एमपीएस पे न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे बोलें, या तो आप कोचिंग में, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। तो एपीएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एपीएस जो होता है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होता है। एपीएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द जीरो। तो ये तो बात फॉल्स है। एपीएस जो है वो हमेशा जीरो से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। कभी एपीएस जीरो भी हो सकता है। एमपीसी की बात करें और एमपीएस कैन बी नेगेटिव, तो ये गलत है ना। मतलब एमपीसी और एमपीएस कभी नेगेटिव, मार्जिनल कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। चले तो ये थे आपके ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर जे एम, है ना। तो जे एम किन्स ने जो है क्लासिकल थ्योरी दी थी हमें।
तो ये नाम हमें याद रखना है, प्रोफेसर J.M. किन्स, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी थी। उसके बाद में एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ना, कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम इज, जब इनकम लेवल जीरो होता है तो भी कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। मतलब जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो जिस लेवल पर इनकम जीरो होती है तो वहां पे जितना भी कंजम्पशन माना जाता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। अगर वो प्लस में है तो वो कंजम्पशन है, और अगर उसको माइनस कर दें हम तो वो सेविंग कहलाती है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो जीरो लेवल इनकम पर होता है। नेक्स्ट है कंजम्पशन कर्व हैज कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है। कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। एपीएस इज रेशियो ऑफ टोटल, एपीएस इज रेशियो ऑफ टोटल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेविंग एंड टोटल इनकम, एपीएस जो होता है उसका रेशियो जो होता है ना, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम के बीच में रेशियो होता है। टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम एपीएस बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। चले अब नेक्स्ट है आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड में आपको आंसर देना है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड। अगर सेविंग और इनकम में रिलेशन है तो आई थिंक एपीएस होगा ये, है ना, तो सेविंग फंक्शन कहलाता है ये। ठीक है, अगर फंक्शनल रिलेशनशिप सेविंग और इनकम में अगर फंक्शनल रिलेशनशिप है तो वो सेविंग फंक्शन है, और कंजम्पशन और इनकम में अगर फंक्शनल रिलेशनशिप है तो वो कंजम्पशन फंक्शन है। What refers to total demand for all final goods and service, है ना। तो ये किससे संबंधित है, सभी गुड्स की जो डिमांड है ना, तो वो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है। ऑल गुड्स की जो डिमांड है फॉर गुड्स और सर्विस, जितनी भी गुड्स और सर्विस की जो टोटल डिमांड है, ठीक है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। अब स्लोप कैसा होता है, तो भाई पॉजिटिव स्लोप होता है किसका, सेविंग कर्व का। एपीएस और एपीसी इक्वल टू 1 होता है, और एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू भी 1 ही होता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नेशनल इनकम 5000 एंड अगर हम बात करें तो आपका इनकम, नेशनल इनकम 5000 है, आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन 1000 है, और आपका जो एमपीसी है वो 0.8 है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको चाहिए। अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए तो ये आपको न्यूमेरिकली करना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ है वो आपके न्यूमेरिकल है, जो मैं आपको पर्सनली आप लोगों को मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा, जो शायद इस सॉफ्टवेयर पे ना हो करके और बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इन एन ओपन इकोनॉमी अगर हम बात करें, अब ये आपके चूज द करेक्ट टाइप आंसर आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे इन एन ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेटेड एज, ये सब आपके है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टाइप ही लग रही है मुझे, है ना। ठीक है, तो अभी हम इसमें इतने ही रखते हैं। इस चैप्टर में मैं देखता हूँ जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। आगे चलते हैं, तो अगला चैप्टर जो है वो है आपका डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसी का पार्ट है ना। इसमें आ जाते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर्स एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशंस। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब मल्टीप्लायर्स और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशंस में क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, तो ये ट्रू है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और ऑलवेज इक्वल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, है ना, तो ये गलत है, फॉल्स है। सेकेंड जो है ना कि ये कभी भी हमेशा इक्वल नहीं होते, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये बताता है कि अनएम्प्लॉयड जीरो है,
तो ये फॉल्स है। अब इससे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे पहले जो अपन ने एक ऑब्जेक्टिव किया था, है ना, वहाँ पे उसकी लैंग्वेज अलग थी, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज अलग है। यहाँ इम्प्लाइज वर्ड है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, थर्ड अपने को क्या फॉल्स दे रखा है ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। थर्ड, हाँ सही है, थर्ड फॉल्स है। उसके बाद में इन अ सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड देयर इज अंडर underemployment. In a situations of deficient demand there is underemployment equilibrium in the economy. अगर हम बोले कि डिफिशिएंट डिमांड है ना, तो क्या वो सिचुएशंस जो है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनाती है। तो फोर्थ की बात करें अगर हम तो ट्रू है ना, कि अगर आपकी डिमांड डिफिशिएंट है, आपकी डिमांड कम है, एक ऐसी सिचुएशन है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात है। डिमांड कम है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सेस डिमांड अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा डिमांड है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, तो ये तो गलत है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगी और इससे गवर्नमेंट के खर्चे कम होंगे। प्राइस एंड आउटपुट इंक्रीज इन द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। अगर हम बात करें तो प्राइस एंड आउटपुट इंक्रीज, अगर प्राइस और आउटपुट इंक्रीज होता है तो ये क्या है, सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप है। अगर आउटपुट डिक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। इफ एट अ प्राइस, अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये क्या है, प्राइस मतलब जो फॉल्स है एक तरीके से, ये है ना, कौन सा वाला, सिक्स्थ वाला। प्राइस एंड आउटपुट इंक्रीज होते हैं तो इस सिचुएशंस को स्पेशली इन्फ्लेशनरी गैप नहीं कहा जाता। इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहा जाता है, जिसमें प्राइस तो इंक्रीज होते हैं लेकिन आउटपुट डिक्रीज होता है। इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, इफ एट अ प्राइस market supply, if at a price market supply is greater than the market demand, then we say that there is an excess market demand. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राइस, if at a price market supply is greater than the market demand, अगर मार्केट की सप्लाई जो है वो मार्केट की डिमांड से ज़्यादा है तो वी से देयर इज एन एक्सेस मार्केट डिमांड। तो उससे अगर मार्केट की सप्लाई जो है वो मार्केट की डिमांड से ज़्यादा है, अब सप्लाई ज़्यादा कर रहा है ना, तो मार्केट की डिमांड एक्सेस होगी। तो जब सप्लाई ज़्यादा है तो फिर डिमांड एक्सेस कैसे होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ केस ड्यू टू द चेंज इन द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसमें, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ केस ऑफ द चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की टेक्निक से टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है तो उसको मार्केट इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है। ओपन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसमें जी भी जुड़ जाता है और एक्स माइनस एम भी इसमें ऐड हो जाता है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और लास्ट है फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी। ये क्या है, फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो बजटरी पॉलिसी कहलाती है। अब आ जाते हैं आंसर इन वन वर्ड पर, है ना। तो आंसर इन वन वर्ड अगर हम देखें, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही है ना, जल्दी देख लेते हैं फटाफट, इसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। इन विच, इसमें 14 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है लेकिन इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है।
इन विच टाइम पीरियड किन्स हैज गिवन इनकम एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम। इन विच टाइम पीरियड, किन्स ने कौन से टाइम पीरियड पर ये दिया था, तो ये आपका वन वर्ड है ना। चले, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये कुछ रह गए हैं ऐड होना, तो मैं इनको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम इतने ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल रह गए और जो भी ऑब्जेक्टिव रह गए हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। और आप लोग है ना, अपने पास समय कम है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई करें, है ना। हम लोग नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं, अगर हम थक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें कुछ भी करके 3 दिन कैसे भी करके पढ़ना है, क्योंकि जितना समय इकोनॉमिक्स में हमें मिला है ना, क्योंकि सबसे कम टाइम है जिसमें हमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ के पेपर देना है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और जैसे मैंने बताया कि आप लोग हेडिंग लिख करके उनको याद करें और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी लर्न करें, ठीक है।